मैं CS डोटासरा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 क्लास के सब्जेक्ट ABST पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय शीर्षक पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आय को प्रमुखतः 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है इनकम फ्रॉम सैलरीज, नंबर 2 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नंबर 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें से शीर्षक नंबर 2 या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आय शीर्षक विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस शीर्षक में करदाता के स्वामित्व वाले ऐसे मकान तथा मकान से जुड़ी भूमि की आय जो करदाता के करयोग्य आय वाले व्यवसाय में उपयोग नहीं किया जाता हो की आय मकान संपत्ति शीर्षक में करयोग्य मानी जाती है। इस परिभाषा में 2 महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं। नंबर 1, मकान पर करदाता का स्वामित्व होना चाहिए, और नंबर 2, करदाता उस मकान का अपने ऐसे व्यवसाय में उपयोग नहीं कर रहा हो जिसकी आय करयोग्य होती है। पहले हम स्वामित्व पर चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो शीर्षक है मकान संपत्ति से आय, इसमें मकान की आय तो करयोग्य होती ही है, परंतु ऐसे मकान के साथ कोई भूमि जुड़ी हुई है और उस भूमि को मकान के साथ ही किराए पर दिया जाता है, तो मकान और भूमि दोनों का किराया इस शीर्षक में करयोग्य माना जाता है। मकान पर स्वामित्व किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है किसी व्यक्ति को, तो इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति अपने नाम से आवासीय भूखंड खरीदे और उस पर स्वयं के खर्चे से मकान का निर्माण करे, तो ऐसे मकान पर करदाता स्वामित्व माना जाता है। नंबर 2 है करदाता अपने स्वयं के नाम से अपने स्वयं की पूंजी से बना हुआ मकान क्रय करे और अपने नाम से उसका पट्टा बनवाए, रजिस्ट्री करवाए, तो ऐसे मकान पर भी करदाता का स्वामित्व माना जाता है। इसके अलावा कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें करदाता को मकान का स्वामी माना जाता है, यानी डीम्ड ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें ऐसे लगता है जैसे मकान किसी अन्य व्यक्ति का है, परंतु उसको करदाता का मकान ही माना जाता है। ये परिस्थिति इस प्रकार से है। नंबर 1 है जीवन साथी को हस्तांतरित मकान संपत्ति। धारा 27(1) के अंतर्गत यदि करदाता अपने जीवन साथी को अपना स्वयं का मकान बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर देता है, तो ऐसे मकान को करदाता का मकान ही माना जाएगा और उसी की आय में इसकी आय को करयोग्य माना जाएगा। नंबर 2 है अवयस्क बच्चे को हस्तांतरित मकान संपत्ति की आय। इसमें यह व्यवस्था रखी है धारा 27(2) फर्स्ट के अंतर्गत कि यदि किसी व्यक्ति ने अपनी कोई मकान संपत्ति अपने किसी अवयस्क बच्चे यानी विवाहित पुत्री को छोड़कर को बिना पर्याप्त प्रतिफल के हस्तांतरित कर दी है, तो उस मकान संपत्ति का स्वामी हस्तांतरणकर्ता को ही माना जाएगा तथा ऐसी मकान संपत्ति को की आय को हस्तांतरणकर्ता की आय में ही शामिल किया जाएगा। नंबर 3 है अविभाज्य संपदा यानी इम्पार्टिबल इस्टेट। धारा 27(2) के अंतर्गत हिंदू अविभाज्य संपदा हिंदू अविभाज्य परिवार की ऐसी संपत्ति होती है जिसका सदस्य में विभाजन नहीं किया जा सकता है, और सामान्यतः ऐसी संपत्ति परिवार के वरिष्ठतम सदस्य, जिसको हम कर्ता कहते हैं, के पास रहती है। ऐसी संपत्ति के धारक यानी होल्डर को इस संपत्ति का स्वामी माना जाता है और ऐसी संपत्ति की आय उस व्यक्ति की आय में शामिल की जाती है, न कि हिंदू अविभाज्य परिवार की आय में।
इसी प्रकार से सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के संघ के सदस्यों को आवंटित मकान, धारा 27(3) के अंतर्गत यदि किसी सहकारी समिति, कंपनी अथवा व्यक्तियों के अन्य संघ के सदस्यों को समिति, कंपनी अथवा संघ को भवन निर्माण योजना के अंतर्गत मकान आवंटित किया जाता है अथवा पट्टे पर दिया जाता है तो सदस्यों को ऐसे भवन का स्वामी माना जाएगा तथा उस मकान की आय उस सदस्य की आय में शामिल की जाएगी। इसी प्रकार से क्रय किया गया मकान जिसका पंजीकरण नहीं हुआ हो, धारा 27(3)(a) के तहत ऐसी व्यवस्था रखी है कि यदि मकान करदाता द्वारा क्रय कर लिया गया है परंतु अभी तो उसका पंजीकरण नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में भी ऐसे मकान पर करदाता का स्वामित्व माना जाएगा और ऐसे मकान की आय करदाता की आय में शामिल की जाती है। नेक्स्ट है धारा 269 UF की व्यवस्थाओं के अधीन स्थानांतरित मकान संपत्ति की धारा 27(3)(b) धारा 269 UF में ऐसे व्यवहारों का उल्लेख किया गया है जिसके अंतर्गत किसी भवन से संबंधित अधिकारों का हस्तांतरण, बिक्री, विनिमय या 12 वर्ष या अधिक अवधि के लिए पट्टे के रूप में हुआ हो, चाहे उस हस्तांतरण का पंजीकरण कराया गया अथवा नहीं। ऐसे भवन के संबंध में क्रय करने वाले व्यक्ति को न केवल भवन का कब्जा ही प्राप्त होता है अपितु कानूनी स्वामित्व को छोड़कर सभी अधिकार निर्माण करने के अधिकार से प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भवन का स्वामी क्रेता को भी माना जाएगा तथा इस भवन की आय क्रेता की आय में शामिल की जाएगी। आवासन मंडल अथवा विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे पर आवंटित मकान का करदाता इसी प्रावधान के अनुसार मालिक माना जाता है। स्वामित्व के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार से हैं कि पट्टे पर ली गई जमीन पर मकान का निर्माण करना। यदि करदाता को जमीन पट्टे पर लेता है और उस पर मकान संपत्ति बनवाता है तो पट्टे की जमीन पर मकान बनने वाले व्यक्ति ही उस मकान का स्वामी माना जाएगा। जमीन के स्वामी को मकान का स्वामी नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है इसमें विवादास्पद मकान का स्वामी। यदि किसी मकान संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद है तो आयकर के उद्देश्यों के लिए ऐसी संपत्ति का किराया प्राप्त करने व्यक्ति को अथवा उस पर स्वामी की हैसियत से कब्जा किए व्यक्ति को उस मकान स्वामी का संपत्ति का स्वामी माना जाएगा तथा उसकी आय में ही इस मकान संपत्ति की आय को शामिल किया जाएगा। करदाता मकान संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार पेशे के लिए नहीं करता। यदि कोई करदाता अपने किसी मकान का प्रयोग अपनी किसी ऐसे व्यापार अथवा पेशे के लिए करता है जिसकी आय कर योग्य है तो ऐसे मकान संपत्ति की अनुमानित आय पर कर नहीं चुकाना होगा तथा साथ ही साथ उसके व्यापार तथा पेशे की आय की गणना करते समय भी उसे अनुमानित किराए की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, व्यापार में प्रयोग किए गए मकान का कोई भाग अथवा रिहायशी क्वार्टर यदि किसी कर्मचारी को किराए पर दे दिया जाता है जिसका महाराना व्यापार के सुफल या सुचारू संचालन के लिए लाभदायक है तो ऐसे कर्मचारी से प्राप्त किराया ही व्यापार अथवा पेशे की आय में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार व्यापार को सुचारू रूप से अथवा कुशलतापूर्वक चलाने के लिए कोई भवन अथवा भवन का कोई भाग बैंक, डाकघर, पुलिस स्टेशन, रेलवे का शाखा कार्यालय आदि को खोलने के लिए सरकार को किराए पर दे दिया जाता है तो ऐसे किराए भी व्यापार अथवा पेशे की आय शीर्षक में किराए माना जाएगा। मकान संपत्ति शीर्षक की आय में ऐसे किराए को शामिल नहीं किया जाता है। मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार से हैं। विदेश में स्थित मकान संपत्ति की आय, विदेश में स्थित मकान संपत्ति आय पर भी इसी शीर्षक के अंदर कर लगाया जाता है परंतु केवल भारतीय निवासी व्यक्ति को ही ऐसी संपत्ति पर कर देना होता है। किसी मकान संपत्ति के 2 या 2 से अधिक सह स्वामी होने पर यदि किसी मकान संपत्ति के 2 या 2 से अधिक सह स्वामी हैं तथा उसमें से प्रत्येक का हिस्सा निश्चित है एवं उसे स्पष्ट रूप से अलग अलग पहचाना जा सकता है तो उन पर व्यक्तियों के अनुकूल के समुदाय की तरह नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का मकान संपत्ति आय जिसे गणना धारा 22 से 25 के प्रावधान के अनुसार की गई हो में से अपने हिस्से की आय पर अलग अलग कर देगा परंतु स्वयं के निवास के लिए प्रयोग करने की दशा में धारा 23(2) की वैधानिक कर मुक्ति वार्षिक मूल्य शून्य मानते हुए का लाभ प्रत्येक को अलग अलग प्रदान किया जाता है। उप किराएदार से प्राप्त किराया, यदि कोई व्यक्ति मकान किराए पर लेता है और उसको सबलेट कर देता है, उप किराए पर दे देता है तो किराएदार को जो मकान किराया प्राप्त होता है वो मकान संपत्ति शीर्षक की आय में शामिल नहीं किया जाता है
बल्कि उसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य माना जाता है। मकान संपत्ति काल्पनिक आय। मकान संपत्ति की आय पर कर लगाने के लिए आवश्यक नहीं है कि मकान किराए पर उठाया जाए अथवा किराया प्राप्त किया जाए। यदि कोई करदाता अपने कुछ मकानों का प्रयोग अपने स्वयं के निवास के लिए करता है तो उस एक मकान को छोड़कर शेष मकानों की काल्पनिक आय पर उसको कर देना पड़ता है। इसी प्रकार से अपने किसी मित्र या संबंधी को बिना किराए के रहने के लिए दिए गए मकान की अनुमानित आय पर भी कर देना पड़ता है। मकान संपत्ति को किराए पर उठाने का व्यापार करना। यदि कोई करदाता अनेक मकान संपत्ति खरीदता अथवा बनवाता है तथा फिर उनको किराए पर उठाने का व्यापार करता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले किराए पर मकान संपत्ति की आय शीर्षक के अंतर्गत ही कर देना होगा, क्योंकि मकान संपत्ति आय का अपना प्रत्येक शीर्षक है। क्रय विक्रय से होने वाले लाभ पर व्यापारी लाभ अथवा पूंजी लाभ जैसी भी स्थितियों के रूप में कर लग सकता है। मकान संपत्ति प्राप्त मिश्रित किराया। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान किराए पर देने के साथ कुछ अन्य सुविधाएं बिजली, पानी, चौकीदार, सफाई, लिफ्ट आदि भी देता है तो प्राप्त किराया मिश्रित अथवा संयुक्त किराया कहलाएगा। इस संयुक्त किराए में से सुविधाओं के मूल्य को कम कर दिया जाएगा तथा शेष राशि उस मकान के लिए प्राप्त किराया मानी जाएगी। इन सुविधाओं के लिए प्राप्त की गई रकम को या तो व्यापार पैसे शीर्षक में, यदि करदाता इस सुविधाएं प्रदान करने व्यापार करता है तो, अथवा अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य माना जाता है। मशीन, फर्नीचर, प्लांट आदि के साथ भवन को किराए पर देना। यदि कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट एवं फर्नीचर के साथ अपने भवन को भी किराए पर देता है तथा उक्त मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर को किराए पर उठाने के लिए भवन को भी किराए पर उठाना आवश्यक है तो ऐसे किराए से प्राप्त आय धारा 56(2)(3) के अंतर्गत अन्य साधनों से शीर्षक में कर योग्य होगी। मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य नहीं मानी जाती है। अब हम मकान संपत्ति की करमुक्त आय की चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मकान संपत्ति की करमुक्त आय को दो प्रकार से देखा जा सकता है। प्रथम तो वे पूर्णतया जो करमुक्त होती हैं अर्थात जिसको सकल कुल आय में शामिल नहीं किया जाता है, और दूसरी वे आय जिनको सकल कुल आय में सम्मिलित किया जाता है परंतु कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, अर्थात सकल कुल आय में से सम्मिलित करने पश्चात संपूर्ण राशि कटौती सकल कुल आय में से दे दी जाती है। वे आयें जो सकल कुल आय में भी सम्मिलित नहीं होती अर्थात पूर्णतया करमुक्त मानी जाती हैं, इसमें निम्न आय शामिल की जाती हैं। नंबर 1 है कुछ दशाओं में कृषि भूमि से लगे हुए मकान जैसे फार्म हाउस की आय। नंबर 2 पूर्णतया धार्मिक अथवा पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान संपत्ति से आय। नेक्स्ट है करदाता द्वारा अपने व्यापार अथवा पैसे के लिए प्रयोग की गई मकान संपत्ति की अनुमानित आय। नेक्स्ट है करदाता का कोई एक या दो मकान जिसका प्रयोग अपने स्वयं के निवास के लिए करता है उसकी आय। यदि किसी करदाता के पास अपने स्वयं के रहने का केवल एक या दो ही मकान हो और उसका या उन जिनका प्रयोग गत वर्ष में अन्य किसी स्थान पर उसके व्यापार पैसे अथवा नौकरी के कारण न कर सके तथा दूसरे स्थान पर उसका स्वयं का मकान न हो तो ऐसे मकानों की अनुमानित आय पर कर नहीं लगाया जाता है, बशर्ते कि उस मकान या उन मकानों को किराए पर न उठा दिया गया हो। प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट आता है इस श्रेणी में धारा 10(19)(a) के अंतर्गत भूतपूर्व राजा या महाराजा के निवास के काम में आने वाला कोई एक महल। नेक्स्ट है स्थानीय सत्ता की मकान संपत्ति से आय। नेक्स्ट है अनुमोदित अनुसंधान संघ की मकान संपत्ति से आय। नेक्स्ट है शैक्षणिक संस्था अथवा अस्पताल की मकान संपत्ति से आय। नेक्स्ट है व्यापार संघ की मकान संपत्ति से आय। और नेक्स्ट एंड लास्ट है राजनीतिक दल की मकान संपत्ति से आय। इन आयों को पूर्णतया करमुक्त माना जाता है अर्थात इन्हें करदाता की सकल कुल आय में भी शामिल नहीं किया जाता है। अब हम नंबर 2 श्रेणी की बात करेंगे। इसमें वे आय आते हैं जो सकल कुल आय में शामिल की जाती हैं परंतु सकल कुल आय में से कटौती प्रदान की जाती है। इसमें नंबर 1 आता है सहकारी समिति को वस्तुओं का भंडार करने के लिए एवं विपणन के लिए किराए पर दिए गए गोदामों तथा भंडारगृहों से होने वाली समस्त आय की कटौती स्वीकृत की जाती है। नंबर 2 है शहरी उपभोक्ता समिति, मकान बनाने वाली समिति, शक्ति की सहायता से निर्माण करने वाली समिति, यातायात का व्यापार करने वाली समिति अथवा 20,000 रुपये से अधिक सकल कुल आय वाली सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियों को मकान संपत्ति से प्राप्त होने वाली समस्त आय की कटौती रूप में स्वीकृत की जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद में प्रत्येक मकान का अलग अलग सकल वार्षिक मूल्य और वार्षिक मूल्य ज्ञात किया जाता है, इस पर हम चर्चा करेंगे।
तो मकान का वार्षिक मूल्य ज्ञात करने की दृष्टि से मकान संपत्ति को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, यानी किराए पर दिया गया मकान। नंबर 2 है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, यानी करदाता की स्वयं के रहने का मकान। और नंबर 3 है डिम्ड लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, यानी ऐसा मकान जिस को किराए पर दिया नहीं गया परंतु दिया माना जाता है। तो इन तीनों स्थितियों में सकल वार्षिक मूल्य और वार्षिक मूल्य ज्ञात करने का तरीका अलग अलग है, जिसकी चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमने आज परिचर्चा की है ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए जीवन में बहुत उपयोगी है, परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप इस वीडियो को ज़रूर सुनें और अपने साथियों को भी ये वीडियो सुनने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।